हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे स्टेटलेस सोसाइटीज़ के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिक्स, पावर और एंड अथॉरिटी को समझा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेटलेस सोसाइटीज़। तो स्टेटलेस सोसाइटीज़ को समझने से पहले हम समझ लेते हैं स्टेट किसे बोलेंगे। जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो हम चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके चार एलिमेंट्स याद रखेंगे, 4 एलिमेंट्स स्टेट के। पहला, जो भी कोई स्टेट होगा उसका कोई एक टेरिटरी होगा, यानी एक फिक्स्ड लैंड का एरिया होगा। दूसरा, इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले कुछ पॉपुलेशन होंगे। तीसरा, इस पॉपुलेशन जो होगा इसको गवर्न करने वाला एक गवर्नमेंट होगा। और ये फोर्थ, ये जो गवर्नमेंट है इसके पास कुछ सॉवरेनिटी होगी, यानी कुछ फ्रीडम होगा। तो जब भी हम स्टेट की बात करेंगे तो हम चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, टेरिटरी के अंदर कुछ पॉपुलेशन के लिए एक गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो होगा वो सॉवरेन गवर्नमेंट होगा, यानी उसके पास फ्रीडम होगा कि वो अपने लिए लॉज बना सके, रूल्स रेगुलेशन बना सके, अपने लोगों के लिए बना सके। तो आज का हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं स्टेटलेस सोसाइटीज। इंपेरिकल स्टडीज ऑफ स्टेटलेस सोसाइटीज बाय सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओवर 60 years ago demonstrated how order is maintained without a modern government apparatus. There was instead the balanced opposition between parts, cross-cutting alliances based on kinship, marriage and residence, rites and ceremonies involving the participation of friends and foes. इसमें बताया गया जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उनके द्वारा स्टडीज़ की गई आज से अप्रॉक्स 60 साल पहले, तो उन्हें जो स्ट्रक्चर आज हमारे मॉडर्न सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती है वैसे नहीं थे। जिस तरीके से हमारा गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, इस तरीके से था। लेकिन उससे पहले की जो सोसाइटीज़ थी, यानी हमारा, अगर हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें, उसके बाद जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे यहाँ आया, उससे पहले, डेमोक्रेसी से पहले की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम बहुत पास्ट में जाकर के बात करें, तो जब इस तरीके के मॉडर्न जो गवर्नमेंट अपरेटस है, जैसे कि फोर्स हैं, आर्मी है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जब इस तरीके से नहीं एग्जिस्ट करती थी तो फिर हमारा सोसाइटी कैसे था। उस समय में भी क्लियर कट कुछ जो है सो हमें देखने को मिलता है। वो हो सकता है उनका गवर्नेंस जो होगा वो किनशिप बेस्ड हो, मैरिज बेस्ड हो, या रेसिडेंशियल बेस्ड हो, यानी जिस रेसिडेंस में वो लोग रहते हैं उसके हिसाब से हो। उनके जो राइट्स होते थे, उनके जो सेरेमनीज होती थी, उनमें जो लोग कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कुछ तो क्लियर कट जो है उन लोगों के पास भी आइडियाज़ थे। लेकिन जो हमारा आज का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो स्टेटलेस सोसाइटीज़ हम किसे बोलेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टेट का कंसेप्ट क्या है। The concept of the state. A state exists whether there is a political apparatus of government institutions like a parliament or congress, plus civil service officials ruling over a given territory. Government authority is backed by a legal system and by capacity to use military force to implement its policies. The functionalist perspective sees the state as representing the interest of all sections of society. The conflict perspective sees the state as representing the dominant sections of society. इसमें क्या बताया गया है? इसमें हमें दो आइडियाज़ देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टेट क्या होगा। स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल अपार्टस है गवर्नमेंट का, जिसमें कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पार्लियामेंट या कांग्रेस हो गए, और जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी पार्लियामेंट और कांग्रेस कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, कहीं हम जो है सो पार्लियामेंट बोलते हैं, कहीं उसे कांग्रेस बोलते हैं, और अलग अलग जगह पे जो है उसके पार्लियामेंट को अलग अलग नामों से कहा जाता है। यानी पार्लियामेंट एक ऐसा जगह जहाँ पे कुछ चुने हुए लोग आते हैं और जो अदर्स जो लोग उन्हें वोट करते हैं उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, और उस रूल्स रेगुलेशन को उसी सोसाइटी पे फिर से इम्पोज करने के लिए, उसको सही से लागू करने के लिए कुछ हमारे पास सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी जो ब्यूरोक्रेसी हो गया और जो पार्लियामेंट हो गया। ये जो पॉलिटिकल अपार्टस होते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर टेरिटरी होते हैं और कुछ लीगल सिस्टम से इनका सपोर्ट होता है, जैसे कि इनके पास मिलिट्री होता है, यानी कहीं पे अगर जैसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको ये जो है एक तरीके से उसको दबा सकते हैं। कोई क्राइम हो रहा है तो उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसके रेगुलेशन के लिए
इनके पास जो है वो कुछ स्टेट अपैरेटस भी होते हैं, जैसे कि मिलिट्री, जिसका ये यूज कर सकते हैं और अपन उनके द्वारा जो बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें दो व्यू पॉइंट्स हमें देखने को मिलता है। पहला फंक्शनलिस्ट का व्यू पॉइंट और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। जो फंक्शनलिस्ट हैं उनका मानना है ये जो स्टेट का सिस्टम है ये रिप्रेजेंट करता है जो पीपल जो है इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो इन्हीं लोगों में से चुने हुए हैं, यानी जो पीपल है टेरिटरी के अंदर जो पीपल हैं उन्हीं लोगों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों को चुन के भेजा है पार्लियामेंट के अंदर थ्रू इलेक्शंस। तो ये लोग जो इलेक्टेड लोग हैं वो वही काम करेंगे जो लोग उनको चुन के भेजे हैं उनके फेवर में हो, उनके इंटरेस्ट में हो, ऐसा मानते हैं फंक्शनलिस्ट। लेकिन वही जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले हैं उनका मानना है जो ये सारे लोगों का आइडियाज़ नहीं था जो इस पर्टिकुलर पर्सन को भेजा जाए। क्यों? क्योंकि अगर वोटिंग हुई है और कोई एक कंस्टिट्यूंसी से वोटिंग पड़ा और किसी को 40% वोट मिला और 60% वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया लोगों के अंदर, यानी किसी को भी, यानी मान लेते हैं 10-15 लोग एक कंस्टिट्यूंसी से खड़े हो गए थे, किसी एक को जो है 40% वोट मिल गया और दूसरे सबको जो है उसमें 60% वोट जो है वो छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड हो गया। तो ये लोग जो हैं जो पार्लियामेंट में बैठे वो ओनली 40% पीपल के आइडियाज़ को, उसके इंटरेस्ट को वो बताते हैं। नेक्स्ट जो 60% लोग था, चूँकि उनका जो है वोटिंग परसेंटेज किसी एक के पास ज़्यादा नहीं था तो उनके आइडियाज़ को ये नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को ये नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जिन लोगों जो डोमिनेट किया सोसाइटी के अंदर, उस वोटिंग प्रोसेस के अंदर जो डोमिनेट किया, सिर्फ उस डोमिनेट क्लास जो है उसी के आइडियाज़ को ये बता रहा है, ना कि पूरे सोसाइटी के आइडियाज़ को बताता है जो हमारे पार्लियामेंट्स होते हैं, पार्लियामेंटेरियन होते हैं। ऐसा कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले का मानना है। मॉडर्न स्टेट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेट। दीज स्टेट आर डिफाइंड बाय सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड मोस्ट ऑफन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। हमारा जो मॉडर्न स्टेट है वो बहुत ही डिफरेंट है ट्रेडिशनल स्टेट से। क्यों? क्योंकि हमारा जो मॉडर्न स्टेट है वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सॉवरेनिटी, सिटीजनशिप यानी नागरिकता, और नेशनलिज्म का आइडिया। सॉवरेनिटी रेफर्स टू द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ अ स्टेट ओवर अ गिवन टेरिटोरियल एरिया। सॉवरेनिटी का सिर्फ सिंपल सा इतना अर्थ है जो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि किसी एक फिक्स टेरिटरी के अंदर रूल कर रहा है। अब उस टेरिटरी को रूल करने के लिए जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, वो उसके यहाँ रूल करने वाली गवर्नमेंट बनाएगी। कोई बाहरी पावर ऐसा नहीं होगा जो कि उसको गाइड करेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं इंडिया का ही, अभी जो हमारा गवर्नमेंट है वो एक सॉवरेन गवर्नमेंट है, लेकिन जब हम लोग आज़ाद नहीं थे, जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, उस समय अगर हम बात करें तो जब हम 1930s के आसपास की बात करते हैं तो वहाँ पे बात होता है हमें एक सॉवरेन गवर्नमेंट दे दिया जाए। लेकिन 1930s से पहले अगर हम देखें तो वहाँ पे बात होती थी डोमिनियन स्टेटस की। 1930s से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात होती थी डोमिनियन स्टेटस। इसमें क्या होता था, जिस तरीके से जो ब्रिटिश था, जो ब्रिटिश रूल था, वो क्या होता था कि जैसे कि कनाडा में था, यहाँ क्या था, यहाँ पे एक गवर्नमेंट था कनाडा का, ये अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे और जो रिपोर्ट होता था वो फाइनल रिपोर्ट करता था ब्रिटेन को। तो इंडिया भी चाहता था जो अपने लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो बनाए हम खुद और सिर्फ जो है रिपोर्ट हम करें ब्रिटेन को। तो ये था डोमिनियन स्टेटस, यानी रूल्स रेगुलेशन तो बना रहा है उस गवर्नमेंट का, उस कंट्री का गवर्नमेंट, लेकिन उसको किसी को रिपोर्ट भी करना पड़ रहा है जो उसने क्या रूल्स रेगुलेशन बनाया, कितना रेवेन्यू आया, कितना लॉस गया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये सारे चीज़ का रिपोर्ट उसको करना पड़ेगा। कहाँ? ब्रिटेन को। लेकिन आज जो हमारा स्टेट है, आज जो हमारा कंट्री है, इसमें जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं इसको किसी को रिपोर्ट नहीं करना। हम सॉवरेन हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सॉवरेन हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है ये जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाती है ये सब गवर्नमेंट तक ही सीमित है। गवर्नमेंट चाहे तो किसी के साथ कोई मतलब कोई डील अगर करता है, कोई एग्रीमेंट करता है तो कोई नॉलेज शेयर करे, ना चाहे तो कुछ शेयर ना करे। गवर्नमेंट जो है वो स्वतंत्र है अपने आप में, इसको ज़रूरी नहीं है जिसे किसी दूसरे देश को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है सॉवरेनिटी का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। द सॉवरेन स्टेट वाज नॉट एट फर्स्ट वन इन विच सिटीजनशिप कैरिड विथ इट राइट्स और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। दीज वर अचीव्ड लार्जली थ्रू स्ट्रगल्स विच लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्की और एक्टिवली ओवरथ्रू देम।
अब यहाँ पे एक शब्द आया सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हो गया जिस कंट्री के अंदर हम रहते हैं उसके अंदर रहने का हमारा जो राइट है, हम क्यों किसी कंट्री के अंदर रह सकते हैं, उस कंट्री के अंदर कौन से ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जो कि एक्सेप्ट करेगा जो हम उसी कंट्री के मेंबर हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं, तो इंडिया के का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट जो है 1950s का, उसमें यह बताया गया है जो जिन लोगों का बर्थ जो है वो 1947 से पहले इंडिया में हुआ वो इंडिया के सिटीज़न हैं, ऐसा कुछ बताया गया है। तो जिस कारण से जो हमारे जो एल्डर पीपल थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका बर्थ यहीं हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी जो है वो इंडियन सिटीजन्स बन गए। लेकिन उसमें इंडियन सिटीज़न बनने के लिए और भी क्लॉजेज हैं, उसमें कुछ जो है वो अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं जो कौन कौन इंडिया का सिटीजन हो सकता है। तो इसमें बताया गया है द सोवेरेन स्टेट वाज नॉट एट फर्स्ट वन इन विच सिटीजन कैरीड विथ इट राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। यानी जो सॉवरेन स्टेट है वो ऐसा नहीं था जहाँ पे कि जो शुरू से ही कोई अगर सॉवरेन स्टेट हो तो उसके अंदर जो पीपल्स हैं उनके पास राइट हो कि वो पार्टिसिपेट कर सके। फॉर एग्जांपल जब मोनार्की था, जब राजा महाराजा का जो रूल्स रेगुलेशन होता था और उनका जब शासन होता था, उस समय क्या होता था, पीपल्स होते थे लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोजिशंस होते थे, जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होते थे, उसमें जिसे राजा चाहता था उसे बैठाता था, ना कि जो पीपल चाहते थे, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो बैठते थे। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो पार्टिसिपेशन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ये बहुत ही स्ट्रगल से हमें मिला है। और ये जो है वो मोनार्की के पास जो किंग्स के पास जो पावर था उसको ये लिमिट करता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आवर ओन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल आर टू इंस्टेंसेस ऑफ दिस सच मोमेंट। सिटीजनशिप राइट्स इंक्लूड सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स। सिटीजनशिप राइट जब भी मिलेगा तो सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट और सोशल राइट्स भी मिलेंगे। सिविल राइट्स इन्वॉल्व्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू लिव वेयर दे चूज। अब यहाँ पे हमें देखना होगा सिटीजनशिप राइट के साथ हमें सिविल राइट मिलते हैं, पॉलिटिकल राइट मिलते हैं और सोशल राइट्स मिलते हैं। सिविल राइट का अर्थ इतना सा हो गया जो हम जहाँ चाहें उस कंट्री, उस टेरिटरी के अंदर हम वहाँ रह सकते हैं, ये हमारे पास सिविल राइट है। सिविल राइट्स इन्वॉल्व्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू लिव वेयर दे चूज, freedom of speech and religion, the right to own property and the right to equal justice before the law। अब इसे जो है हम याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिविल राइट्स यानी जहाँ पे हम रहना चाहें वो जगह हम चूज कर सकते हैं रहने का, हम अब कुछ भी बोलने के लिए फ्री है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री है, हमारा खुद का एक प्रॉपर्टी होगा यानी प्रॉपर्टी रखने के लिए हम फ्री हैं, और इक्वल जस्टिस मिले यानी जब भी हम लॉ के सामने जाएं, जब भी हम कानून के सामने जाएं तो हमारे साथ इक्वल व्यवहार किया जाए, इक्वल जस्टिस मिले, कोई भेदभाव ना किया जाए। यानी सिविल राइट्स के अंदर हम 4 चीज़ें याद रखेंगे। पहला कि हम चूज कर सकते हैं कोई भी प्लेस जहाँ पे हम रह सकें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड रिलीजन है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, और इक्वल जस्टिस बिफोर द लॉ, ये हमारे पास राइट्स हैं। यानी 5 चीज़ें हम याद रखेंगे सिविल राइट्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड द राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड टू स्टैंड फॉर द पब्लिक ऑफिस। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट वर रिलक्टेंट टू एडमिट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। पॉलिटिकल राइट्स का अर्थ इतना है कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, और पब्लिक ऑफिस जो भी है उसके लिए हम भी एलिजिबल हो सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया वहाँ दिया गया, अगर हम उसे फुलफिल करते हैं तो हम भी उस पब्लिक ऑफिस पे एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट होते हैं वो पब्लिक ऑफिस हो गया, जितने भी जो है वो, चाहे हम सेंटर की बात करें, स्टेट की बात करें, या फिर अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की, जितने भी गवर्नमेंट पोस्ट हैं, मतलब जो मिनिस्टर्स वगैरह के पोस्ट हैं, वो भी पब्लिक ऑफिस हो गया, पब्लिक पोस्ट हो गया। अगर हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो हम भी वहाँ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है जो कोई हमें रोकेगा वहाँ पे, अगर हम उस क्राइटेरिया को, जो भी, जैसे कि किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो भी क्राइटेरिया है, जो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, और इंडिया का जो है उसके पास मतलब इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, ये 2 ही क्राइटेरिया है, तो वो इंडिया का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन उसके बाद भी 2-4 रूल्स हैं, जैसे कि उसके पास जो है सो कोई ऐसे पोस्ट को वो होल्ड ना करे जहाँ पे उसका प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट हो, और इसके अलावा भी जो भी रूल्स हैं, तो अगर हम उस सारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं तो हम भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन आसानी से लड़ सकते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया, यानी हमारे पास राइट है पार्टिसिपेट करने का, और पब्लिक ऑफिस
में अपने पोस्ट को होल्ड करने का भी अधिकार है हमारे पास। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट वर रिलक्टेंट टू एडमिट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को लाया गया है, जैसे कि इंडिया में क्या है, जो 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है 18 साल, तो वो वोटिंग कर सकता है। पहले 21 साल था, फिर उसको घटा करके 18 साल किया गया, तो 18 साल का पर्सन कोई भी है वो वोट कर सकता है इलेक्शन के अंदर। ये हो गया यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। In the early years, not only women but a large section of the male population was excluded as holding a certain amount of property was an eligibility criterion. Women had to wait longer for the vote. इसमें बताया गया है ये जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है या फिर ये जो वोटिंग का राइट है, ये जो पार्टिसिपेशन का राइट है, ये हमें आसानी से नहीं मिला। या ऐसा नहीं है जो जैसे कोई अगर कंट्री सॉवरेन है, अगर उसके पास अपनी गवर्नमेंट है तो और पॉलिटिकल राइट्स हैं लोगों के पास, तो सारे लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, बल्कि जो वीमेंस थी उनको सारे ही जितने भी डेवलप्ड कंट्री की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें, अगर वहाँ पे इंडिपेंडेंस आया तो वीमेंस को वही राइट, सेम राइट, चाहे वोटिंग का राइट हो, पार्टिसिपेशन का राइट हो, यह बहुत बाद में जा कर के मिला है और एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद मिला है। द थर्ड टाइप ऑफ सिटीजनशिप राइट्स आर सोशल राइट्स। दीज कंसर्न दी prerogative of every individual to enjoy a certain minimum standard of economic welfare and security. सोशल राइट्स का मतलब हो गया जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनके पास हो, इसका व्यवस्था करती है स्टेट, वो हो गया सोशल राइट्स। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो जो हमारा DPSP है वो क्या कहता है, वो कहता है जो पुअर पर्सन है, कोई भी, पहला उसमें कहा गया है जो कोई भी पर्सन जो है वो वेल्थ को कंसंट्रेट नहीं करेगा, यानी एक जगह पे कोई किसी के पास ऐसा ना हो जो सिर्फ वेल्थ इकट्ठा होते जाए। और दूसरा उसमें कहा गया जो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए स्कीम्स लाएगी, उसमें कई तरीके के डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, मनरेगा लाया गया या प्रधानमंत्री अन्न योजना लाया गया, आयुष्मान भारत योजना लाया गया, आयुष्मान हेल्थ कार्ड लाया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एश्योर कराती है जो पीपल हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके पास भी कुछ सिक्योरिटीज़ हों। या फिर अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जो ओल्ड एज पेंशन देती है, ये सारे इसलिए है ताकि लोगों के पास जो है जो मिनिमम सिक्योरिटी है वो रहे उनके पास भी, जो इकोनॉमिक वेलफेयर का जो कंसेप्ट है इसी कारण से। ये जो इकोनॉमिक वेलफेयर का कंसेप्ट है, जो सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, ये हमें सोशल राइट्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। दे इंक्लूड सच राइट्स एज हेल्थ बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, सेटिंग ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस, द ब्रॉडनिंग ऑफ द सोशल और वेलफेयर राइट्स लेड टू द वेलफेयर स्टेट। यानी वेलफेयर राइट से ही एक वेलफेयर स्टेट बनता है, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन वेस्टर्न सोसाइटीज सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। स्टेट ऑफ द अर्स्टवाइल socialist countries had far-reaching provision in this sector. In most developing countries, this was virtually non-existent. All over the world today, these social rights are being attacked as liabilities on the state and hindrances to economic growth. इसमें बताया गया जी ये जो वेलफेयर इकोनॉमी का कंसेप्ट है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिला, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है वेलफेयर स्टेट का। जो पहले का USSR था और आज का जो रसिया है, उसकी चूँकि USSR जो है 15 कंट्री के अंदर डिवाइड हो गया और उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो था वो रसिया है। जो हम सोशलिस्ट की बात करते हैं, जो हम कम्युनिस्ट की बात करते हैं, तो ये वेलफेयर स्टेट पे चलने वाले लोग हैं। आज के समय में जो है इस वेलफेयर स्टेट को या इस वेलफेयर को एक गवर्नमेंट के ऊपर एक लाइबिलिटी की तरह देखा जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक हिंड्रेंस की तरह देखा जाता है, एक मतलब कह सकते हैं रुकावट की तरह देखा जाता है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट था हमारा पहला स्टेट सिटीजनशिप और नेक्स्ट था हमारा नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म को समझते हैं। नेशनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीव्स प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी। नेशनलिज्म का अर्थ है कि कोई एक पार्ट बिलीफ होगा, कोई एक सिंबल होगा जो कि सारे ही लोगों को, किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी में लोगों को, मतलब फीलिंग जो लोगों के पास है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, यानी हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं, इस चीज़ का फीलिंग जो है लोगों के अंदर जगाने के लिए कोई एक बिलीफ या कोई कह सकते हैं सिंबल्स का सेट होना, वही नेशनलिज्म होता है। Thus, individuals feel a sense of pride and belonging in being British, Indian, Indonesian और French। यानी कुछ तो ऐसा, जैसे कि इंडिया में बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरे इंडिया को यूनाइट कर देता है। कुछ सिंबल्स,
कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो कि पूरे इंडिया को यूनाइट कर देता है, कुछ ऐसी घटनाएं जो कि पूरे इंडिया के इमोशन को एक कर देता है, वो होता है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। उसी प्रकार से अलग अलग कंट्री के लिए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अलग अलग हो सकता है। प्रोबेबली पीपल हैव ऑलवेज फेल्ट सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी विथ सोशल ग्रुप्स of one from or another. For example, their family, clan or religious community. Nationalism, however, only made its appearance with the development of the modern state. इसमें बताया गया है जो ये जो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है ये लोगों के अंदर हमेशा से थी। ये फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस हो सकता है लोगों को अपने फैमिली के प्रति हो, लोगों के अपने कम्युनिटी के लिए हो, लोग जिस ग्रुप के अंदर रह रहे हैं उसके लिए फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस हो, इमोशनल फीलिंग्स हो। लेकिन ये जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट, इसका डेवलपमेंट हमें बहुत मतलब लेटर देखने को मिला है, और इसका डेवलपमेंट हमें ये मॉडर्न जो सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है उसके डेवलपमेंट के साथ हमें नेशनलिज्म का फीलिंग देखने को मिला है। फॉर एग्जांपल, जब हम 1857 के रिवोल्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उससे बोलते हैं फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था वो, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि बोलते हैं ये नेशनल मूवमेंट नहीं था, क्योंकि नेशन का जो कंसेप्ट है, जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, इसका उस समय तक डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। वहीं जो सावरकर जैसे लोग हैं वो बोलते हैं इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ये फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था ऐसा बोलते हैं। लेकिन कुछ अदर्स राइटर्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को नकारते हैं, बोलते हैं उस समय तक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है, नेशनहुड का जो कंसेप्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता था। Nationalism, however, only made its appearance with the development of the modern state. Contemporary world is marked both by a rapid expansion of the global market as well as intense nationalist feeling and conflicts. Sociology has been interested in the broader study of power, not just with the formal apparatus of the government. It has been interested in the distribution of power between parties, between classes, between caste, and between communities based on race, language, and religion. Its focus is not just on what may be called specifically political associations such as state legislatures, town councils, and political parties, but also associations such as schools, banks, and religious institutions whose aims are not primarily political. The scope of sociology has been wide. Its range has extended from the study of international movements such as women or environmental to the village functions. इसमें बताया गया, इसमें हम लोगों ने जो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, तो सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है इसका जो स्कोप है, जब भी हमें सोशोलॉजी के स्कोप के बारे में पूछा जाएगा तो सोशोलॉजी को पॉलिटिक्स के बारे में सिर्फ इसको पॉलिटिकल पार्टी या जो स्टेट अपैरेटस हैं जैसे कि पुलिस वगैरह, ब्यूरोक्रेसी वगैरह, सिर्फ उस वहीं तक सीमित नहीं रखता है सोशोलॉजी अपने स्कोप को, बल्कि सोशोलॉजी उससे नीचे भी आता है। उससे नीचे आकर के सोशोलॉजी स्कूल में पॉलिटिक्स कैसे होता है, होम के अंदर यानी फैमिली के अंदर पॉलिटिक्स कैसे होता है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, यानी हर चीज़ को हर तरीके से एक वाइडर व्यू के साथ जो है सोशोलॉजी पॉलिटिक्स को देखता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो और या किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चूँकि ये जो टॉपिक है इसमें बहुत ही कंसाइज मैनर में बहुत ही ब्रीफली दिया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक्स जो जितने भी, चाहे स्टेट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, नेशनहुड, स्टेट नेशन विदाउट स्टेट, ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये बहुत ही लंबे कंसेप्ट है और कुछ समय लगेगा इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो अगर आप किसी भी पार्ट को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स।